हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला एक ऐसा चैनल जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और ना ही किसी तरह की भी आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स आपके लिए लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 15 है, उस चैप्टर का एक्सरसाइज 15.1। तो आप ये जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज 15.1, जहां पे आपको देखने को मिलते हैं टोटल 13 क्वेश्चंस और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। क्लियर? इन 13 क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में चल के समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल आपके सामने इस एक्सरसाइज 15.1 में है, वो एक्सरसाइज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। तो इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। देखिए कितना सिंपल स्टेटमेंट में यहां पे ये बोल रहा है कि एक कोई क्रिकेट मैच है जहां पे बैट्सवुमेन, मतलब यहां पे एक तो महिलाओं का मैच है, ठीक है, पहली चीज तो हमें ये समझ आती है। और वहां पे भी जो बैटिंग वुमेन है उन्होंने जो स्कोर लिया है, ठीक है, तो स्कोर ना देते हुए इन्होंने ये बताया कि कितनी बाउंड्रीज वो हिट कर रही हैं। तो उन्होंने टोटल 30 बॉल्स को प्ले किया है। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड इज 30। तो यहां पे हम बढ़िया तरीके से लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। देखिए हर एक स्टेप को बहुत बढ़िया तरीके से आपको टीचर को लिख के दिखाना पड़ेगा सो दैट आपको कहीं पे भी हाफ मार्क्स भी कटिंग ना हो। क्लियर? इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, तो यहां पे बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, टोटल कितनी बॉल्स खेली गई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड आर इक्वल्स टू 30। आउट ऑफ दिस 30 बॉल्स कितनी बाउंड्री हिट हुई हैं, तो टोटल 6 टाइम्स उन्होंने बाउंड्री हिट की है। 4 मारे होंगे या 6 किए होंगे, तो बाउंड्री को हिट किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री हिटेड, नंबर ऑफ बॉल्स हिटेड, नंबर ऑफ बॉल्स हिटेड टू बाउंड्री की तरफ कितने हिट किए उन्होंने, तो टोटल 6 हिट्स किए हैं। डन। इसका मतलब 24 बॉल्स को उन्होंने बाउंड्री हिट नहीं किया। क्वेश्चन के आगे यही आपसे पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उन्होंने कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं की, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, होने की संभावना, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ टाइम्स ball not hitted, number of times ball not hitted is equals to 30 minus 6, that is 24। क्लियर है? चलिए, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखता हूं तो प्रोबेबिलिटी हमें यही बोलती है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री, ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री को हिट ना करने वाली प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हम कहेंगे कि P इज डिनोटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट। कौन सा इवेंट? नॉट हिटिंग द बाउंड्री, NB लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री इज इक्वल्स टू, क्या है वो प्रोबेबिलिटी? तो वो प्रोबेबिलिटी होगी 24। तो जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, 24 अपॉन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी प्लेड है, 30। तो ये आपका जवाब होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो यहां पे सिंप्लीफाई करने पे 2 टाइम्स अगर मैं कटिंग करता हूं तो 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10। डन। तो 12/15 अभी और ये सॉल्व हो रहा है, 3 से भी कट रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 4 टाइम्स होता है 12 एंड 3 5 टाइम्स होता है 15। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग
यहां पे यही बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट अ बाउंड्री इज व्हाट 4/5। तो यहां पे 4/5 जो आपका है ये जवाब आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग अ बाउंड्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 15.1 के पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। टोटल 1500 फैमिलीज जिनमें 2 बच्चे थे, तो 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वेयर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि मैंने टोटल 1500 फैमिलीज का सर्वे किया। आउट ऑफ दैट 1500 फैमिलीज 475 फैमिलीज ऐसी थी जिनकी फैमिली में 2-2 बच्चे हैं। अगेन 814 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी फैमिली में सिर्फ एक बच्चा है, और 211 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी फैमिली में कोई भी बच्चा नहीं है। तो यहां पर हमने इस डाटा को प्रॉपर तरीके से नोट किया। चैप्टर स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स के बाद इसलिए प्रोबेबिलिटी है, तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी है पूरा। तो यहां पे आपने एक पूरा डाटा नोट डाउन किया, ठीक है। 1500 फैमिलीज का डाटा लिया, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1500, ठीक है। अभी आउट ऑफ दैट 1500 ये डाटा हमें दिया था। अब हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए। अगर मैं इस 1500 फैमिलीज में एट अ रैंडम ये प्रोबेबिलिटी होने की चांसेस निकालना, कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहां पे एट चूजन एट रैंडम हैविंग ओनली 2 गर्ल्स, ठीक है। तो कितनी गर्ल्स थी, देखो गर्ल्स वाला देखा गया, तो यहां पे 2-2 बच्चे हैं सारी फैमिलीज में, ठीक है। पहली चीज तो ये बहुत क्लियर दी है कि पूरी 1500 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2-2 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन 2 बच्चों में नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, तो दोनों ही लड़कियां हैं, एक लड़की एक लड़का है और एक भी लड़की नहीं है, दैट मीन्स दोनों लड़के होंगे। तो यहां पे ये 0 जो दिया है ये नंबर ऑफ गर्ल्स बता रहा है। डन। तो ये था क्वेश्चन। अब देख लेते हैं कि एट रैंडम अगर मैं चूज करना है, तो यहां पे सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन। देखिए इसी साइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद जो पहला स्टेटमेंट आएगा, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, कितनी फैमिलीज हैं इन ऑल टोटल। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो है 1500। पहली चीज, आउट ऑफ दिस 1500 फैमिलीज, ठीक है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट जिसमें 2-2 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट हैविंग 2 गर्ल्स, 2G लिख देता हूं यहां पे, 2 गर्ल्स इज इक्वल्स टू कितनी फैमिलीज थी, 1500 फैमिलीज थी, और 2-2 लड़कियां कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज में थी, तो 475। तो जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो ऊपर आएगा। डन। और टोटल कितनी फैमिलीज का सर्वे किया गया वो नीचे आएगा। तो ये रेशियो हम यहां पे देंगे। क्लियर है? अब ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 5 से, कॉमन फैक्टर 5 से अगर डिड्यूस करना चालू करता हूं तो देखिएगा 4 9 टाइम्स इज 45 एंड 5 टाइम्स इज 25। अगेन नीचे देखें तो 5 3 टाइम्स इज 15 एंड 2 0। अगेन अगर 5 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 5 1 टाइम्स इज 5 और 5 9 टाइम्स इज 45। डन। अपॉन 5 6 टाइम्स इज 30 एंड 0। तो 19/60 ये मेरा जवाब निकल के आएगा। प्रोबेबिलिटी एट रैंडम अगर मैंने चूज किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 गर्ल्स इज 19/60। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इन विच ओनली 1 गर्ल इज प्रेजेंट, ठीक है,
उन दो बच्चों में, तो मैं कहूंगा इस इवेंट को हम डिनोट कर रहे हैं इस सिंबल से, वन गर्ल वाले सिंबल से, ठीक है। और यहां पर ये हमारा आएगा 814 अपॉन 1500। अगेन ऊपर नीचे 2 से हम लोग कटिंग कर सकते हैं, तो अगर मैं 2 से कटिंग करना चालू करता हूं तो 2 4 टाइम्स 8, 0 2 7 टाइम्स इज 14 अपॉन 2 7 टाइम्स इज 14, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 0। क्लियर? 750। अगेन ये अभी और कट रहा है क्या किसी से, तो 5 + 5 10 11 12, नीचे तो 3 से कटिंग हो रही है, 7 + 4 इज 11। तो देखिए 2 से कटिंग नहीं हो रही, 3 से नहीं हो रही, तो चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, 407 अपॉन 7। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट इसका कह रहा है नो गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो गर्ल। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट ऑफ नो गर्ल, की फैमिली में कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है। तो गर्ल चाइल्ड नहीं है, दैट मीन्स टोटल 211। यहां पर आपका ये वैल्यू दी है 211 ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें एक भी गर्ल नहीं है। चलो आउट ऑफ कितनी फैमिलीज हैं, तो टोटल है 1500 फैमिलीज। तो बस इस तरीके से हम ये रेशियो यहां पे लिख देंगे। क्लियर? चलिए, ना ही ये 2 से कटिंग हो रही है, ना ही ये 3 से कटिंग हो रही है, ठीक है, नीचे हो रही है बट ऊपर 3 से कटिंग नहीं हो रही, तो 6 से कटिंग नहीं होगी, 5 से कटिंग नहीं हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, इस फ्रैक्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं टाइमिंग के लिए। क्लियर? अभी हमसे कहा है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। आप ये भी चेक करके बताइए क्या यहां पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसका जो सम टोटल है, ये जो तीनों की प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्या उसका सम टोटल 1 है। तो क्या उसका सम टोटल 1 है, ऐसा ये हमसे यहां पर पूछ रहा है। तो एक काम करिए, अगर मुझे सम टोटल 1 चेक करना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे ले लेता हूं एक ब्लैंक शीट, सो दैट आपको चीजें अच्छे से मैं यहां पे समझा पाऊं। चलिए, ये मैंने एक ले ली है ब्लैंक शीट। अब यहां पे देखिएगा आप, यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी थी वो इवेंट हमने कैलकुलेट किया था जहां पे 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसको ऐड करूंगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ 1 गर्ल, डन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ऑफ नो गर्ल, डन। तो यहां पे इन सब का सम क्या 1 आ रहा है, तो ये चेक करना है हमें। तो इसका जो फ्रैक्शन हमें मिला था वो हमें मिला था, अगर मैं एक्चुअल फ्रैक्शन उठाऊं 475 अपॉन 1500, तो 475 अपॉन 1500 added with probability of getting 1 child is 814 upon 1500, तो 814 upon 1500 added with यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है 211 अपॉन 1500, 211 अपॉन 1500। और इसको अगर मैं सॉल्व करके देखता हूं, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 475 एडेड विथ 814 एडेड विथ 211 अपॉन 1500। और ये जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ऊपर वाले का सम भी 1500 आएगा। तो 1500 अपॉन 1500 मैं कहूंगा यस, मेरा आंसर जो है वो 1 आ रहा है। डन। तो यहां पर मैंने LHS साइड को चेक किया, LHS साइड मुझे वैल्यू 1 दे रही है और RHS साइड पे भी हमारी वैल्यू 1 है जिसको हम चेक कर रहे थे। तो मैं कहूंगा यस, इन्होंने यही पूछा था ना कि चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, तो मैं कहूंगा यस, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। क्लियर है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है चीजों को सॉल्व। चलिए, यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया है सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, मैं कहूँगा कि थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। क्यों मैं ऐसे फ्रैक्शंस में चीज़ें लिख रहा हूँ, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, वो ये था कि जिस इवेंट के बारे में बात हो रही है अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो ये जो 1500 फैमिलीज थी, ये टोटल इतनी फैमिलीज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट, एक सर्वे किया गया था। क्लियर? इसलिए हम चीज़ों को फ्रैक्शन में लिखते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। तो चैप्टर 14 जो था ये आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था। इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, उस डाटा को एक बार आप पीछे जाके देखिए। तो आप जब एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन देखते हैं तो सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, इस तरह का ड्राइंग अवेलेबल नहीं है। ये ड्राइंग वही एग्जाम्पल नंबर 5 से मैंने यहाँ कॉपी किया है। डन। तो ये कह रहा है रेफर टू द एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14। ठीक है, तो सेक्शन 14.4 जब आप देखते हैं तो आपको वहां पे ये ड्राइंग दिखेगी। डन। अब इस ड्राइंग को देख के आपको प्रोबेबिलिटी बताना है किस चीज की, दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। क्लियर? तो जब मैं इस डाटा को देखता हूं तो इसका जो एक्स एक्सिस है ये हमें दिखा रहा है कि कौन से मंथ में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ। जनवरी में यहां पर देख रहे हैं हम 3 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है। ऐसे फरवरी में हम नोटिस कर रहे हैं 4 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है। मार्च में हम नोटिस कर रहे हैं 2 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ, और अप्रैल में भी 2 ही स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल कितने स्टूडेंट्स का डाटा दिया है मुझे। अगर इस चीज को मैं कैलकुलेट करता हूं तो जनवरी में मैं देख रहा हूं 3 स्टूडेंट्स हैं, फरवरी में मैं देख रहा हूं 4 स्टूडेंट्स हैं, मार्च में मैं देख रहा हूं 2 स्टूडेंट्स हैं, अगेन अप्रैल में भी 2 स्टूडेंट्स हैं, मई में यहाँ पर टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, और जून में सिर्फ एक ही स्टूडेंट का बर्थ हुआ। तो ये जो इस तरीके का पूरा एक चार्ट है, बार ग्राफ है, ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 में देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही है। जुलाई में टोटल 2 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ, अगेन अगस्त में 6 स्टूडेंट्स का बर्थ हुआ है, सितंबर में यहाँ पर ये कह रहा है 3 स्टूडेंट्स, और अक्टूबर में 4 स्टूडेंट्स एंड 4 स्टूडेंट्स दिसंबर नवंबर में भी। तो ये डाटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको रेफर करता हूं और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं तो देखिएगा यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन। बारग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में बारग्राफ आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। ठीक है, अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो वहां पे ये डाटा दिया रहेगा। क्लियर? आपको इस ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, बस ये वाली लाइन नहीं होगी रेफर टू द एग्जाम्पल 5, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस डायरेक्टली बोला होगा रेफर टू दिस बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। डन। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप देखिएगा कि बार्स की लेंथ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिखा रही है। इससे आप जब सम टोटल करेंगे तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर है, आप देखिएगा 3 + 4 + 2 + 2 + 5 + 1 + 2 + 6 + 3 + 4 + 4 + 4, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 40। आप सम टोटल करके देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 होंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जो अगस्त में बर्थ हुआ है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास born in अगस्त, तो यहां पर हम कहेंगे ऐसे हैं 6 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम कहेंगे हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की? अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट born in August is equals to, मैं कहूंगा 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी
3 times 2 3 times is 6 and 2 20 times is 40, तो 3/20 ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। बस इतना ही करना है। तो आपने तीनों क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पे नोटिस किए, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और टोटल 13 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने एक वैरायटी ये देखी जहाँ पे बार ग्राफ दिया था, बार ग्राफ देख के मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, डन। और ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, आपको स्टैटिस्टिक्स का डाटा दिया था, एक रॉ मटेरियल दिया हुआ था, रॉ डाटा दिया हुआ था, आपको रॉ डाटा देख के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल वर्ड प्रॉब्लम दी थी, ठीक है। तो 3 वेराइटीज आपको यहां देखने को मिली शुरुआत के 3 क्वेश्चंस में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक रॉ डाटा दिया हुआ है। आपसे कहा है कोई कॉइन है, 3 कॉइन्स है। कितने कॉइन्स हैं? टोटल 3 कॉइन्स हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ में 3 कॉइन्स लिए, उन 3 कॉइन्स को जब हमने टॉस किया और जब वो जमीन पे गिरे तो क्या फेस दिखा, ठीक है, हेड आए, टेल आए। तीनों कॉइन्स का डाटा यहां पे नोट किया। तो तीनों कॉइन पे हेड आए, ठीक है, हेड हेड हेड। तो यहां पे ये कह रहा है जब मैं 3 कॉइन्स पिक कर रहा हूं तो यहां पे 3 कॉइन्स को टॉस करने पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 200 टाइम्स हमने कॉइन को किया है टॉस। कितना? 200 टाइम्स। तो यहां पे 3 हेड्स, सब में हेड्स आए, तो 3 हेड्स आने की जो मतलब जो कॉइन ने शो किया, ऐसे 23 टाइम्स हुआ। 200 बार टॉस करने पे 23 टाइम्स ये देखने को मिला कि तीनों कॉइन पे हेड 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 आ रहा है। अगेन 2 हेड्स आए, ठीक है, तो 3 कॉइन्स को टॉस किया, सिर्फ 2 ही कॉइन्स पे हेड दिख रहा है, तो एक कॉइन पे टेल आया होगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसा 72 टाइम्स हुआ। अगेन सिर्फ एक ही हेड आया, सिर्फ एक ही हेड आया, मतलब बाकी दोनों कॉइन्स में टेल और टेल आए होंगे, तो यहां पर मैं कहूंगा सिर्फ एक ही हेड, ऐसा 77 टाइम्स हुआ। और एक भी हेड नहीं आया, इसका मतलब तीनों कॉइन में टेल्स टेल्स एंड टेल्स दिखा होगा। तो यहां पे ऐसा कितनी बार हुआ? 28 टाइम्स। आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो ये था आपका सवाल। अब आपसे पूछ रहा है इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन 201th टाइम, जब अगेन मैंने कॉइन को टॉस किया तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 ही हेड्स आएंगे। चांस होने की संभावना को कैलकुलेट करना है। मैथमेटिक्स में यही बहुत अच्छी चीज है कि कोई चीज हुई नहीं है लेकिन उसकी संभावना कितनी है, इस चीज को कैलकुलेट करने वाला चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो कोई शख्स है जैसे मैंने अगर 200 बार कॉइन टॉस कर लिया और ये डाटा नोट कर लिया, तो अब 200th टाइम अगर मैं करना चाह रहा हूं तो क्या चांस बन रहा है कि 2 हेड्स आएंगे, ठीक है, ये वाली चीज बतानी है। तो 72 इधर इवेंट्स ऑलरेडी अकर्ड हो चुके हैं। आउट ऑफ कितने इवेंट्स थे? तो आउट ऑफ टोटल जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो 200, टोटल इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स में से 72 ऐसे इवेंट्स थे जहां पे 2 हेड्स आए हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा यहां पे प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन। देखिएगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं यहां पे कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल्स टू कितने हैं? तो 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 72। तो 72, ठीक है, अपॉन कितनी बार? 200 बार। तो ये आपका एक फ्रैक्शन यहां पे बनेगा, ठीक है। तो टोटल कितनी टाइम्स आप टॉस कर चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड इज 200 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 200 हुए थे, ठीक है। जो 2 हेड्स वाले इवेंट हुए थे वो सिर्फ 72 हुए थे। प्रोबेबिलिटी
पता करने के लिए हम कहेंगे 72/200, ये आपका जवाब होगा। सिंप्लीफाई करके आप जवाब दे दीजिए। यहाँ पे ये आएगा 2 3 टाइम्स 6, 2 6 टाइम्स 12 एंड 2 1 टाइम्स 2 एंड 00 अगेन, 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 2 5 टाइम्स 10 एंड 0 एंड 2 9 टाइम्स 18, 2 25 टाइम्स इज 50। तो मैं कहूँगा यहाँ पे हमारा इस फ्रैक्शन का जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 9/25, ये हमारा जवाब है। तो जो उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए बोला था वो है 9/25। क्या किया है मैंने, तो मैंने कुल मिला के यहाँ पर 2 से डिड्यूस करता हुआ गया, कम करता हुआ गया। डन। तो इस तरीके से हमने कर लिया है चीज़ों को सॉल्व, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको जो बड़ा दिख रहा है, लेकिन सिंपल सी एक चीज़ पूछी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा वो लोग है ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम में वो आपको दे देंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी और इसके सब पार्ट बन सकते थे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके एनसीईआरटी बुक से। कुछ इतना बड़ा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके आगे भी ये क्वेश्चन अभी अंत नहीं हुआ है। देखिए ये इसके सब पार्ट्स हैं, इन क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपके पास यहाँ पे इस डाटा की स्टडी बहुत अच्छे से हुई होगी। क्लियर। देखिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या दिया है। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने टोटल कितनी फैमिलीज पे सर्वे किया है, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज अगर मैं यहां देखूं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज यहां पर है 2400। क्लियर, ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है। At random and surveyed them to determine a relationship between income level at the number of vehicles in a family। ये सर्वे किया गया कि कितनी उनकी इनकम है। ठीक है, उस इनकम के अकॉर्डिंग वो कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स को मेंटेन कर रहे हैं। कई फैमिलीज होंगी जिनके पास गाड़ी नहीं है, कई फैमिलीज होंगी जिनके पास एक गाड़ी होगी, कई फैमिलीज होंगी जिनके पास 2 गाड़ियां होंगी, कई फैमिलीज होंगी जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां भी हो सकती हैं। तो ऐसे फैमिलीज जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ी है, हो सकता है उनका इनकम सोर्स अच्छा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनका इनकम सोर्स कम हो। डन। तो यही एक पूरा सर्वे किया गया, टोटल 2400 फैमिलीज का डाटा कलेक्ट किया गया। ठीक है, डाटा देख लेते हैं। तो लेस देन 7000, जिनकी सैलरी 7000 से कम है, ऐसी फैमिलीज जिनमें जो इनकम सोर्स है वो नहीं है, मतलब 7000 से कम है, ऐसी फैमिलीज में देखा गया जब, तो ये पूरा डाटा दिया है। ऐसी फैमिलीज के पास भी या तो गाड़ी नहीं थी, या एक गाड़ी थी, या 2 गाड़ी थी, या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो गाड़ी एकदम ही नहीं है, ऐसी 10 फैमिलीज देखने को मिली। एक गाड़ी है, ऐसी 160 फैमिलीज देखने को मिली। एक गाड़ी तो थी कम से कम, कोई ना कोई तो एक हो सकता है साइकिल हो उनके पास। ठीक है, वैसे व्हीकल लिखा है तो यहाँ पे हम साइकिल को भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 2 गाड़ियां हैं या 2 साइकिलें हैं या 2 व्हीकल्स अगर मैं बोलूं, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, ऐसी 25 फैमिलीज हैं। और 2 से ज्यादा, तो एक भी ऐसी कोई फैमिली नहीं मिली जिनकी इनकम 7000 से कम है और उनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हो, मतलब 0 नंबर ऑफ व्हीकल्स देखने को मिले हैं। तो ये दिया है डाटा। क्लियर है। ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम 7000 से लेकर 10,000 तक है, 7000 to 10,000। ठीक है, तो ऐसी फैमिलीज को जब नोटिस किया गया तो ऐसी कोई भी फैमिली हमें देखने को नहीं मिली जिसके पास गाड़ी ना हो। सबके पास गाड़ी थी, या एक थी, या 2 थी, या 2 से ज्यादा थी। एक गाड़ी वाली 305 फैमिलीज थी, 2 गाड़ी वाली 27 फैमिलीज थी, 2 से ज्यादा गाड़ी वाली 2 ऐसी फैमिलीज थी जो 2 से ज्यादा गाड़ी को मेंटेन कर रही थी, और उनकी जो इनकम सोर्स था वो 7000 से 10,000 था। ठीक है, ऐसे ही ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 तक है, ऐसी एक ही फैमिली हमें मिली जिसके पास गाड़ी नहीं थी। ठीक है, 535 फैमिली ऐसी मिली, 535 फैमिलीज जिनके पास एक व्हीकल तो थी कम से कम। ठीक है, और 29 फैमिली ऐसी मिली हमें जिनके पास 2 गाड़ियां थी, और एक फैमिली हमें ऐसी मिली है जो 2 से ज्यादा गाड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, 13,000 से 16,000 सैलरी वाले,
ऐसी 2 फैमिलीज देखने को मिली जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं थी। 469 फैमिलीज देखने को मिली जिनके पास एक गाड़ी थी। 59 फैमिलीज देखने को मिली जिनके पास 2 गाड़ियां थी। और 25 फैमिलीज ऐसे देखने को मिली जो 2 से ज्यादा गाड़ियों को मेंटेन कर रहे थे। 16,000 से ज्यादा सैलरी, 16,000 और मोर, मतलब 16,000 या उससे ज्यादा की जिनकी इनकम है, ऐसी एक ही फैमिली देखने को मिली जिसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। 579 फैमिलीज देखने को मिली जिनके पास सिर्फ एक गाड़ी थी। 82 फैमिलीज देखने को मिली जो 2 गाड़ियां यूज कर रही थी। और 88 फैमिलीज ऐसी देखने को मिली जिनके पास 2 से ज्यादा गाड़ी देखने को मिली, मतलब वो 2 से ज्यादा गाड़ियों को मेंटेन कर रहे थे। देख रहे हो आप कितना बारीक गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इन सब डाटा पे भी। और रियली बहुत ऐसे डाटाज होते हैं जो आपको नहीं भी पता होंगे, लेकिन लोग उस पर काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब इस डाटा पे बेस्ड जो सवाल हमसे पूछा गया है वो सवाल कुछ इस प्रकार से है। क्या बोल रहा है? सपोज अ फैमिली इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। सिर्फ 2 ही व्हीकल्स हो, एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे उनकी इनकम सोर्स भी दी है 10,000 से 13,000। तो अगर मैं पीछे क्वेश्चन पे आता हूं तो 10,000 से 13,000 ये फर्स्ट पार्ट के लिए, यहां पे 10,000 से 13,000 एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी कितनी फैमिली थी? तो ऐसी 29 फैमिलीज थी। डन। तो इसी डाटा को मुझे यहाँ पे नोट भी करना है। तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए जवाब। ठीक है, तो सैलरी दी है, मंथली इनकम, तो मंथली इनकम दी है, मंथली इनकम ऑफ 10,000 to 13,000, 10,000 to 13,000 have exactly 2 vehicles is equals to कितनी है? तो ऐसी 29 फैमिलीज हैं। और सर्वे कितनी फैमिलीज का किया गया है? तो सर्वे किया गया है टोटल 2,400 फैमिलीज। तो मैं कहूंगा देयरफॉर probability of exactly 2 vehicles, event of getting exactly 2 vehicles जिनकी इनकम सोर्स 10,000 से 13,000 है, इस चीज में प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी 29 अपॉन 2,400 फैमिलीज। आउट ऑफ 2,400 फैमिलीज 29 फैमिलीज ऐसी थी जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं उनके पास। ठीक है, ये इस डाटा से मैंने निकाला और ये आपका जवाब है। तो यही आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट के लिए। नोट कर लीजिए। मूव करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगर मैं आता हूं तो चलो इसको हटा देते हैं। और सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है? तो सेकंड पार्ट कह रहा है अर्निंग 16,000 और मोर, जो 16,000 या उससे ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अगर इस क्वेश्चन पे आता हूं तो यहां पर 16,000 और 16,000 से ज्यादा कमाने वाले एग्जैक्टली एक व्हीकल की बात हो रही है। तो ऐसी 579 फैमिलीज हैं। सेकंड पार्ट में हम कहेंगे मंथली इनकम ऑफ 16,000 और मोर, डन, हैव एग्जैक्टली 1 व्हीकल, जिनके पास एग्जैक्टली एक ही व्हीकल है। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? ऐसी 579 फैमिलीज हैं। अगर इस चीज की मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं जिनके पास इवेंट एग्जैक्टली एक व्हीकल हो और उनकी इनकम 16,000 या 16,000 से ज्यादा हो, तो ये हमारा आएगा 579 अपॉन 2,400। क्लियर है? 2,400। तो इस तरीके से बस हमें चीजें सॉल्व करनी है। तो 2 पार्ट मैंने यहां पे सॉल्व कर दिए। वापस मैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूं। चलिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? तो थर्ड पार्ट में कह रहा है अर्निंग लेस देन 7,000, अर्निंग 7,000 से कम है, पहला वाला। ठीक है,
पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, जिनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है। तो लेस देन 7,000 और कोई गाड़ी भी नहीं है, ऐसी 10 फैमिलीज थी। डन। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं ये पूरे फर्स्ट और सेकंड डिलीट कर देता हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर अगर मैं बोर्ड क्लियर करता हूं, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन अगर देखूं तो मंथली इनकम लेस देन rupees 7,000 and has no vehicle, जिनके पास गाड़ी नहीं है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसी 10 फैमिलीज हमें देखने को मिली थी जिनका गाड़ी नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जिनके पास गाड़ी नहीं है और उनकी इनकम 7,000 से भी कम है, तो ऐसा 10/2400 10 फैमिलीज, ऐसे इवेंट 10 बार हुए आउट ऑफ 2,400 फैमिलीज। तो मैं कहूंगा इसका आंसर आएगा 1/240। क्लियर है? तो ये मेरा जवाब है थर्ड पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। क्लियर? टोटल 5 पार्ट्स हैं। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, फोर्थ पार्ट पे देखते हैं। अर्निंग रुपीज 13,000 16,000, तो ऐसे लोग जिनकी अर्निंग 13,000 से 16,000 है एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स। अब ये क्वेश्चन है काम का। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां गलती करके आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की हिंदी अगर मैं समझाऊं तो ये कह रहा है कि मंथली इनकम जिनकी 13,000 से 16,000 है। ठीक है, एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, अगर मैं देखूं तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं, चार्ट की तरफ आता हूं, तो देखिए चार्ट को देखेंगे अगर आप, तो यहां पे ये कह रहा है कि जिनकी इनकम 13,000 से 16,000 है। ठीक है, मंथली इनकम 13,000 से 16,000 है एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और वो 2 से ज्यादा व्हीकल्स को ओ कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं आता हूं तो 2 व्हीकल्स, ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, तो ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स अबव 2, ऐसी 25 फैमिलीज हैं। तो 25 फैमिलीज है और प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मोर देन 2 व्हीकल्स। ठीक है, 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 25/2400। क्लियर है? आउट ऑफ 2,425 फैमिलीज ऐसी हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 5 टाइम्स इज 25, 8 टाइम्स 5 टाइम्स इज 25, 5 4 टाइम्स इज 20। ठीक है, 5 8 टाइम्स इज 40 एंड 0, फिर 5 1 टाइम्स इज 5 9 टाइम्स इज 45 एंड 5 6 टाइम्स इज 30। तो यहाँ पे 1/96 ये आपका जवाब आएगा फोर्थ पार्ट के लिए। फिफ्थ पार्ट में आप देखेंगे, अगर मैं बोर्ड क्लियर करता हूं तो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। बस सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, ये है वो क्वेश्चन जहां पे गलती होती है। ठीक है, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल और सैलरी की बात नहीं हो रही। ठीक है, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल की बात हो रही है। तो यहां पे हम कहेंगे कि उन फैमिलीज को भी कंसिडर करना है जिनके पास गाड़ी नहीं है। एक से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए, 0 है चलेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं 10 + 160, ठीक है, देखना इस क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल इज इक्वल्स टू, यहां पे ये आ जाएगा 10 + 160 + 0 + 305 प्लस, देखो ये सारा डाटा मैं कंसिडर कर रहा हूं 1 + 535
plus 535 added with 2 added with 469 added with 1 added with 579। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं इनका सबका सम टोटल करूं तो ये हो जाएगा 170, ठीक है, एडेड विथ 306 एडेड विथ 537 एडेड विथ 470 एडेड विथ 579। इन सबको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये आपका सम टोटल देखो, यूनिट प्लेस 6 प्लस 6 12 13, 13 प्लस 9 तो 13 प्लस 9, यहाँ पे ये 13 यूनिट प्लेस पे 13 प्लस 9 तो ये आपका आ जाएगा 2, तो 13 प्लस 9 इज 2 और कैरी 1 मतलब 12 प्लस 1 आगे गया तो 13 प्लस 9 इज 22। डन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कैरी गया तो 2, 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 3 इज 10 11 12, 12 प्लस 7 इज, तो ये आ जाएगा 19, 19 प्लस 7 इज, तो 19 प्लस 7 इज 16, तो ये आ जाएगा 26। 6 2 कैरी 3 3 3 6, 6 प्लस 5 तो 11, 11 प्लस 4 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20। 2062 62 ऐसी फैमिलीज थी आउट ऑफ 2400। प्रोबेबिलिटी अगर देखूं उस इवेंट की जिनके पास नॉट मोर देन 1 व्हीकल है, तो लेस देन 1 व्हीकल मतलब 1 और लेस देन 1 इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी बन रही है 2062 आउट ऑफ 2400 फैमिलीज। ये आपका जवाब होगा। क्लियर है? तो यहां पर मैं कहूंगा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 टाइम्स 0, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4 एंड 00, ये आपका जवाब आ गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में जरूर प्रोबेबिलिटी लिख कर आना। डन। तो इस प्रकार से आपने ये 5 क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे सॉल्व। आपने जो 5th क्वेश्चन देखा, ये 5th क्वेश्चन के अगेन 5 सब पार्ट्स थे, हर एक सब पार्ट को मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दिया है। तो पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे अगेन सिर्फ यही 2 स्टेटमेंट लिखे हैं आपकी बुक में, ये चार्ट नहीं दिया मैंने। टेबल 14.7 जिसका इन्होंने रेफरेंस दिया था उसको चैप्टर 14 से यहां कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इस टेबल को अच्छे से देखिए और प्रोबेबिलिटी बताइए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स। 20% से कम मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में, तो 20% से भी कम मार्क्स आए हैं, ये है आपका सवाल। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन द मार्क्स 60 और अबव। 60 और अबव, 60 और अबव, तो ये दोनों डाटा यहां पे लेना है। ऐसे हैं 15 प्लस 8 स्टूडेंट्स। डन। आउट ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 90। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90। आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स सबसे पहला पार्ट अगर मैं सॉल्व करवाऊं, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, और पहला पार्ट देखना हम सॉल्यूशन लिखते हुए एक प्रॉपर तरीके से हर स्टेप को फॉलो करते हैं। चलिए कैसे करेंगे देखो, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लिख के हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं सॉल्व। तो थोड़ा सा क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं तो हमें स्टेटमेंट्स लिखने जरूरी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दैट student obtained less than 20% in mathematics are कितने होंगे? तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इस केस में हम कहेंगे कि 7 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 90 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 90,
ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनके 20% से कम मार्क्स आए। अब मुझे ये कैसे पता चला कि 20% से कम मार्क्स जो हैं वो 7 स्टूडेंट हैं? भाई यहाँ तो मार्क्स दिए थे, परसेंटेज तो दिया नहीं था। तो यहाँ पे आप देखना 70 एंड अबव, जब आप इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, टेबल 14.7 जो टेबल था चैप्टर 14 में, उससे पहले जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वहाँ पे लिखा है कि जो पेपर हुआ था वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। 70 एंड अबव का मतलब है 70 से लेके 100 तक जिनके भी मार्क्स आए, ऐसे स्टूडेंट थे 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स दिए थे 100, तो परसेंटेज 100 का 20% होता है 20 मार्क्स, तो यहाँ पे लेस देन 20%, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 0 to 19 मार्क्स वालों की होगी। तो 0 to 19 मार्क्स जिनके आए थे, ऐसे स्टूडेंट्स थे 7। इसी कारण मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स, मैं कह सकता हूँ कि 7/90 यहाँ पर मेरा जवाब होगा। अगेन सेकेंड पार्ट में अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो सेकेंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ, वो स्टूडेंट जिन्होंने 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहां पे आएगी प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained 60 और above is equals to, ऐसा क्या है, तो 60 और 60 से ज्यादा, 15 + 8 की अगर मैं बात करूं तो 15 + 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 60 या 60 से अबव मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ द 90 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपकी आ रही है 8 + 5 दैट इज 13, मतलब 23/90। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि 23/90 ये जो फ्रैक्शन है ये हमारी प्रोबेबिलिटी है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनकी 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं। 23 स्टूडेंट्स हैं। कैसे पता चला, क्योंकि आप देखिए 60 to 69 मार्क्स जिनको मिले हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनको 70 और उससे ज़्यादा मिले ऐसे 8 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की संख्या निकाल रहा हूं। कौन से स्टूडेंट्स की? द स्टूडेंट्स हु गॉट 60 और मोर आर 23 स्टूडेंट्स इन ऑल। आउट ऑफ दैट 23 स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी में हम फ्रैक्शन लिखेंगे। डन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को करना था सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखते हैं तो यहां पे लिखा है कि हमने स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया। ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है, तो उनका ओपिनियन हमने जाना। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पसंद है। तो मैंने जो सर्वे किया है, इन ऑल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 200 स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो मैं कहूँगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 200। 200 स्टूडेंट्स का जब मैंने सर्वे किया, इसमें से ये ओपिनियन जानने के लिए कि किनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो वो स्टूडेंट जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, ये हमें डाटा दिया है। ठीक है, जिनको स्टैट्स बहुत पसंद है, तो स्टैटिस्टिक्स जिनको पसंद है वो स्टूडेंट्स थे आपके 135। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स आर कितने हैं? 65। ऐसे 65 स्टूडेंट हैं। डन। तो 65 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजेड एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स। आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो स्टूडेंट जिनको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, अगर मैं इस चीज की
होने की संभावना को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि चलो ये तो जो हमने सर्वे किया 200 बच्चों का किया, अब अगर मुझे आगे के बच्चों का सर्वे करना है, 201th स्टूडेंट का सर्वे करना है, तो जब मैं उस स्टूडेंट को बुलाऊंगा तो मुझे क्या जवाब देने वाला है, क्या संभावना है कि वो क्या बोलेगा, उसको स्टैटिस्टिक्स पसंद है या नहीं पसंद। तो इस प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए हमने जो पुराना डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ये जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो थ्योरी में बहुत अच्छे तरीके से इस टर्म को समझाया गया है। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी यही बताती है कि कोई डाटा जो हमने पहले कलेक्ट किया है, उस डाटा को आधार मानते हुए क्या होने वाला है उसकी संभावना को कैलकुलेट करना। तो वही चीज यहां पे हम देखेंगे कि 200 स्टूडेंट्स का तो सर्वे हम कर चुके हैं, लेकिन जो 201th स्टूडेंट है उसका सर्वे हमें करना है। तो यहां पे आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 200, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो प्रोबेबिलिटी मैं अब कैलकुलेट करता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल्स टू कितना है, तो ये है 135/200। क्लियर, ये एक फ्रैक्शन हमें यहां पे मिलेगा। और दूसरे में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल्स टू कितने स्टूडेंट्स है, 65, तो 65/200। क्लियर है, ये 65/200। तो ये दो फ्रैक्शन हमें यहां मिलेंगे। 135/200 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 5 से इसकी कटिंग होगी, तो 5 2 टाइम्स इज 10 एंड 5 7 टाइम्स इज 35, 5 4 टाइम्स इज 20 एंड 0 27/40। यहाँ पे ये मेरा जवाब आएगा। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स इज 15, 5 4 टाइम्स इज 20 एंड 0, तो 13/40। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन तो ये हमें मिल रहा है और दूसरा फ्रैक्शन ये हमें मिल रहा है। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने एक पूरा क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पर इसको कर लिया है सॉल्व। डन। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया सॉल्व, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमने दे दिया। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इस चैप्टर में आपसे कह रहा है कि रेफर टू द क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। अगेन देखिए रेफरेंस बार बार स्टैटिस्टिक्स का लिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये डाटा आपको नहीं दिया है, ये डाटा मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ डाला है। तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 14.2 के अंदर, सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे इंजीनियर्स अपने घर से कितने दूर रहते हैं उनका किलोमीटर लिखा हुआ था कि वो जहाँ काम करते हैं उस काम वाले प्लेस से उनका घर की जो डिस्टेंस है वो कितना है। कंपनी ने ये डाटा कलेक्ट किया कि कभी इमरजेंसी आती है तो कौन से इंजीनियर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स के घर का डिस्टेंस उस वर्क प्लेस से नोट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 इंजीनियर्स का डाटा लिया गया था। देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन है जब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 वहाँ पे टोटल 40 इंजीनियर्स का सर्वे किया गया। अगर आप काउंट भी करें तो 40 होगा। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4। तो देखिए 10 मल्टीप्लाइड विथ 4 रोज इज टोटल 40 इंजीनियर्स, 40 इंजीनियर्स। तो टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स हैं टोटल जिनका सर्वे या जिनका डाटा नोट किया गया है, तो ऐसे 40 इंजीनियर्स हैं। इसकी इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करिए। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो पुराना ओल्ड डाटा था, इस डाटा को नजर में रखते हुए, सामने रखते हुए आपको होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग ऑफ द ओल्ड डाटा, या जो सर्वे किया गया है उसको हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब उस डाटा का यूज या पुराने किसी न्यूज का यूज करके हम मैथमेटिक्स में होने वाली संभावना, मैथमेटिकल फॉर्म में, जब नंबर के फॉर्म में हम किसी संभावना की वैल्यू बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, तो उस केस में हम एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
क्लियर, दैट एन इंजीनियर लिव्स। तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, नंबर ऑफ इंजीनियर्स, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ इंजीनियर्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन लेस देन 7 किलोमीटर, in less than 7 kilometer from place of work is equals to, तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में रहते हैं। तो इस डाटा में कैलकुलेट करिए, मतलब काउंट करिए। पहला इंजीनियर 5 किलोमीटर पे रहता है, यस हमारे काम का डाटा है। दूसरा इंजीनियर 3 किलोमीटर पे रहता है, यस हमारे काम का इंजीनियर है। क्लियर, देन उसके बाद बाकी कौन सा है, तो यहाँ पे एक इंजीनियर है जो करेक्ट 7 किलोमीटर पे रहता है। हमें ये देखना है कि 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में कौन रहता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अगेन 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। इस तरीके से हमने इनको गोला घुमा लिया। कितने इंजीनियर्स निकल के आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंजीनियर्स हैं जो 7 किलोमीटर से कम दूरी में रहते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इंजीनियर्स जो कि 7 किलोमीटर के कम डिस्टेंस में रहते हैं। तो इस चीज की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी देनी है कि कौन सा इंजीनियर कितना चांस है कि जरूरत पड़े तो ये हमें मिल जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर is equals to 9/40. Total out of 40 engineers, 9 engineers are residing less than 7 किलोमीटर from the workplace. तो यहाँ पे ये हमारा एक फ्रैक्शन हमें मिला 9/40। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले तो हम यहां दे देंगे नंबर ऑफ इंजीनियर्स इक्वल टू 7 किलोमीटर रेडियस, इक्वल टू 7 किलोमीटर और मोर देन 7 किलोमीटर, ठीक है, मोर देन 7 किलोमीटर रिसाइडिंग जो वहां रह रहे हैं इज इक्वल्स टू, कितने इंजीनियर्स हैं, चलिए काउंट करना चालू करिए। तो मैं कहूंगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, टोटल 31 इंजीनियर्स हैं आउट ऑफ 40। प्रोबेबिलिटी देनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/40। टोटल 40 इंजीनियर्स में से 31 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि 7 किलोमीटर या उससे बड़े दायरे में रहते हैं। डन, चलिए थर्ड पार्ट में कह रहा है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, विद इन हाफ किलोमीटर। तो विद इन हाफ किलोमीटर अगर मैं यहां पे नोटिस करूं तो कोई भी डाटा मुझे विद इन हाफ किलोमीटर मतलब आधा या आधे से छोटी वैल्यू मुझे कहीं नहीं दिख रही विद इन हाफ किलोमीटर, तो मैं यहां कहूंगा कि 0 इंजीनियर। थर्ड पार्ट के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0/40 आएगी। क्लियर है, तो विद इन हाफ किलोमीटर में एक भी इंजीनियर नहीं है, ठीक है, अवेलेबल। 2 किलोमीटर्स में है, मिनिमम जो वैल्यू लिखी है वो 2 लिखी है, तो इसलिए मैंने यहां 0 लिखा है। डन, तो क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो है 0/40 की प्रोबेबिलिटी आएगी। इन्होंने यही कहा था कि
What is the empirical probability? तो मैं कहूंगा the empirical probability of an engineer residing half kilometer from their place of work within half kilometer is zero. क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं आएगी, 0 से छोटी नहीं आएगी। इन बिटवीन 0 एंड 1 या 0 या 1 आती है। क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने कर लिया है सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पे ये एक एक्टिविटी बोल रहा है। एक्टिविटी में क्या है? नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू व्हीलर्स। अब ये आपको एक एक्टिविटी दे रहा है, ये कह रहा है आप एक काम करिए, कहीं खड़े हो जाइए एक जगह पे, अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए। कहाँ बोला उन्होंने? 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। वो कह रहा है आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए अपने स्कूल के गेट पे खड़े हो जाओ, टाइमिंग के लिए खड़े हो जाओ। एक कॉपी पेन लेके कॉलम्स बना लो। कैसे कॉलम्स बना लो? कि ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो कि 2 व्हीलर्स हैं, और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो कि 3 व्हीलर्स हैं, और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो कि 4 व्हीलर्स हैं। तो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स। अब ये 3 व्हीलर्स जब मैं बोलता हूं तो ये ऑटो वॉटो ये सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, 4 व्हीलर्स इसमें कार, ट्रक। ठीक है, मतलब ट्रक तो नहीं आएगा, ऐसी गाड़ियां जिनके 4 चक्के होते हैं, 4 टायर होते हैं। ठीक है, कार्स देख लीजिए, आपके स्कूल के गेट से ट्रैफिक को नोटिस करिए और आप ऐसे एक शीट बना लीजिए, उसमें आप लिखिए कि कौन से समय पे कितनी गाड़ियां ने पास किया। 1-2 घंटे का अगर आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा आपके स्कूल गेट से कितने 2 व्हीलर्स, कितने 3 व्हीलर्स, कितने 4 व्हीलर्स निकल रहे हैं। तो ये कह रहा है नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल in front of your school gate. Find the probability that any one vehicle out of the total vehicles you have observed is a 2 wheeler. ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब ये कह रहा है जब आप ऐसा चार्ट बना लेंगे तो मान लीजिए आप अगर आधे घंटे के लिए भी खड़े हो जाते हैं और आपने देखा कि आपके स्कूल के सामने से 2 व्हीलर्स जो हैं वो 1000 गाड़ियां निकल गई। 3 व्हीलर्स जो हैं मान लीजिए ये कुछ अराउंड, मैं कह रहा हूँ 553 व्हीलर्स ऑटो रिक्शास आपके स्कूल के सामने से निकले। 4 व्हीलर्स अगर हम नोटिस करते हैं तो टोटल हमने यहाँ पे मान लिया कि अगेन 554 व्हीलर्स भी आपके स्कूल के सामने से गुजर रहे हैं। आपने टोटल कितनी गाड़ियां देखी? तो आपने देखी 1000 प्लस 1000 2000, 2100 गाड़ियों को आपने नोटिस किया। डन। तो आउट ऑफ दिस 2100 कोई एक गाड़ी 2 व्हीलर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मैं कहूंगा 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं कहूंगा जो फ्रैक्शन हम देंगे वो है 1000 अपॉन 2100 और इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 10/21। ये एक्टिविटी आपको करनी है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, एक्टिविटी क्या थी वो समझा रहा हूं। क्लियर? तो ऐसी आपको एक एक्टिविटी करनी है और आप भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वो भी एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। यहां पे ही बोल रहा है आस्क ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास टू राइट अ 3 डिजिट नंबर। आप अपनी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को बोलिए कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर वो लोग लिखें। ठीक है, choose any student from the room at random. What is the probability that the number written by her or him is divisible by 3? इस चीज की प्रोबेबिलिटी। तो मान लीजिए 40 बच्चों का आपने डाटा कलेक्ट किया, उन्होंने सबने 3-3 डिजिट के नंबर लिखे हैं। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितने स्टूडेंट्स थे। मतलब ऐसा कोई एक स्टूडेंट आप रैंडम उठा रहे हो, पिक कर रहे हो, तो आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उन्होंने नंबर्स लिखे हैं, मान लीजिए किसी ने लिखा 100, किसी ने लिखा 102, किसी ने लिख दिया 107, एक बंदे ने लिखा यहाँ पे 210। ठीक है, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे लिख दिया नंबर 999, 3 डिजिट का नंबर है। फिर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखा है 987। डन। ऐसे करके आपने डाटा कलेक्ट किया। कितने स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स का डाटा लिखा है। डन। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है
कि जो नंबर एट रैंडम में चूज करूंगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इन नंबर्स में देखिए पहले तो 3 कौन से ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। डन। 7 7 14 एंड 15। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये 15 और 9 ये 3 से डिविजिबल है। तो आप देखो अभी मैंने ही लिखा तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर 3 से डिविजिबिलिटी वाले लिख दिए, 4 नंबर। तो आउट ऑफ 6 4 नंबर्स। तो ऐसी एक एक्टिविटी आप स्कूल में करके देखिए, ये ऐसा बोल रहा है। डन। और आपको डिविजिबिलिटी रूल लिख के दे रहा है कि जल्दी कैसे बता सकते हो। देखो मैंने कैसे एक नजर में बता दिया। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 इज व्हाट, ये कहता है कि डिजिट्स को आप एडअप कर दो। डिजिट्स को जब आप एडअप करोगे तो उनका सम टोटल जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 9 को 8 से ऐड करते हो तो 17, 17 प्लस 7 करते हो तो 24 आएगा। 24 3 के टेबल में आता है। तो डिजिट्स का सम जो है वो सम 3 के टेबल में आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल आपको क्वेश्चन में एक हिंट दी है। रिमेंबर दैट अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इज द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सारे डिजिट्स का सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो पूरा बड़ा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9th कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10th कर लिया। क्लियर है। चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 क्वेश्चन है, मैं ऐसा कहूंगा ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके स्कूल एग्जाम्स को नोटिस किया जाए। ठीक है। तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर ये चैप्टर आपके स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आएगा तो यहां पर ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11th में कह रहा है आपके पास टोटल 11 बैग्स हैं। काय के बैग्स हैं? हर एक बैग में आटा भरा हुआ है, व्हीट फ्लोर। ठीक है, गेहूं का आटा है। ईच मार्क्ड 5 kg, हर बोरे के ऊपर मैंने मार्किंग की हुई है 5 kg की। लेकिन एक्चुअली जब बैग का वेट लिया गया तो ये देखा गया कि या तो कुछ बैग में ज्यादा गेहूं था, कुछ बैग में कम गेहूं था। वो डाटा मैंने नोटिस किया। 4.97, 5 kg 5 ग्राम। ठीक है, 5.08 kg, 5.03 kg, 5 kg करेक्ट, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। मैं आपको बता दूं जब भी किसी बड़ी कंपनी में इस तरह का प्रोडक्शन होता है तो वहां से रैंडम वो लोग क्या करते हैं, उनका डाटा होता है। एक्चुअली क्या होता है जब ये इसको मैन मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, एक मैनुअल मिस्टेक हो जाती है। कई बार बोरे में ज़्यादा गेहूं भरा जाता है, कई बार हल्का सा कम रहता है। एकदम करेक्ट फिल किया जाए ये पॉसिबल बहुत मिनिमम होती है पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कंपनी ने ये चेक किया कि एट रैंडम अगर मैं कोई भी बोरा यहाँ से पिक करता हूँ तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। रैंडम क्या होता है, जब भी किसी कंपनी से ट्रक भर के निकलता है तो वहां पे वो जाता है किसी गोडाउन में। गोडाउन वाला जब उस माल को लेता है अपने यहाँ पे डंप करता है होलसेलर, तो वो देखता है कि बोरों में वेट कितना है। तो कंपनी क्या बोलती है कि आप कोई भी बैग उठा लो, इसमें से हर एक बैग आपको 5 kg से ज्यादा का मिलेगा। हम आपको 5 kg बोल के दे रहे हैं, ग्राहक को भी हम 5 kg बोल के दे रहे हैं, लेकिन वेट जो है वो आपको 5 kg से ज्यादा ही मिलेगा, फायदा ही होगा आपको। आप हमारा माल उठाओ। तो जब कोई बंदा मार्केटिंग करता है और कोई उनके यहाँ होलसेलर जब माल खरीदने आता है, वो एट रैंडम अगर कोई भी बैग उठाता है तो इसकी क्या संभावना है कि वो बैग 5 kg का ही निकलेगा, मोर देन 5 kg का निकलेगा। तो यहाँ पे कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर बोला है। डन। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स। ठीक है, तो हमने ये सर्वे किया है 11 बैग्स के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल्स टू 11। डन। द नंबर ऑफ बैग्स containing more than 5 kg of flour मतलब आटा
इज इक्वल्स टू, कितने बैग हैं जिसमें 5 kg से ज्यादा का आटा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बैग्स ऐसे हैं। डन। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे देनी है, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी दैट बैग कंटेन more than 5 kg of flour is equals to 7 out of 11। ठीक है, 7 बैग डिवाइडेड बाय 11, ये एक हमारा वैल्यू है जो कि इंपेरिकल फॉर्मूला या मैं कहूं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आई। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने दे दी 7/11। पूरी उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का सवाल है, इसी तरीके से आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में मे बी पॉसिबल बन सकता है। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल में, रीड करते हैं। इन फिगर एक्सरसाइज 14.2, तो इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2, अगेन 14.2 का एक कोई क्वेश्चन है जो इसका नंबर है 5। यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज उस क्वेश्चन में दिए हैं 30, टोटल नंबर ऑफ डेज। और उस क्वेश्चन में आपसे कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो डाटा था बड़ा और आपको ये चीज क्लियरली बोल के बताया था, वहां पे अगर आप डाटा पढ़ते हैं यही डाटा मिलेगा आपको। तो वहां पे आपसे कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, तो आपने तब बनाया था ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, यूजिंग दिस टेबल, और तुम इसी डाटा का अगर यूज करते हो तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.2 0.6। सिर्फ इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को आप देखिए। तो अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल को देखता हूं, कौन सा इंटरवल दिया है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं 30। देन आपको जो इंटरवल दिया है, द गिवन इंटरवल is 0.2 to 0.16। ये आपके सामने एक इंटरवल है। डन। ठीक है, तो इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी देखिए कितने दिन ऐसे थे, द नंबर ऑफ डेज। तो ये आपको क्या दिया था, बेसिकली ये आपको दिया था द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, तो ये जो वैल्यूज दी हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, 30 दिन का डाटा नोट किया गया। पहले दिन इतना सल्फर डाइऑक्साइड था, दूसरे दिन इतना सल्फर डाइऑक्साइड था, तीसरे दिन इतना था। तो अगर मैं 0.12 से लेके 0.16 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी देखता हूं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in above class is equals to कितनी है। तो यहां पे अगर आप नोटिस करें तो देखिएगा 0.2, तो यहां पे 0.12 से लेके 0.16, 0.12 से लेके 0.16 का मतलब है वो सारे वैल्यूज लिखनी है जो 0.12 होंगे, 0.13 होंगे, 0.14 होंगे, 0.15 होंगे। लेकिन 0.16 को नहीं लोगे क्योंकि 0.16 वाली जो वैल्यू है वो नेक्स्ट क्लास में चली जाएगी। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये सारा डाटा आपको कहाँ दिख रहा है, सारा डाटा, तो ये डाटा हमें दिख रहा है 0.18, 0.10, 0.01, 0.11, 0.12। देखो एक तो हमें ये वैल्यू दिख रही है, फिर 0.13 हमें दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि आपको और कोई वैल्यू 0.16, ठीक है, नहीं लेना,
कई बच्चे गलती ये करते हैं कि 0.16 को भी कंसिडर कर लेते हैं। मैं कहूँगा सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द अबव क्लास इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स 2 दिन ऐसा है जब सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर 2 days इज 0.12 एंड 0.13। बस वो 2 दिन है आउट ऑफ 30 days। तो आपसे यही चीज प्रोबेबिलिटी पूछी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 is equals to 2 days out of total number of 30 days। तो ये वैल्यू है 2/30 और प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है 1/15। ये आपका आंसर होगा। इसको ऊपर नीचे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 दिन आउट ऑफ 30, तो यहाँ पे जिस इवेंट की बात हो रही है वो इवेंट 2 दिन चला। डन। आउट ऑफ 30 डेज, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेज थे 30। तो यहां पर हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है 1/15। सिंपल, 2 मार्क्स का सवाल, डाटा बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज 15.1 का है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने। In question number 1, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table. उस समय आपसे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला था रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सर्वे किया गया वो स्टूडेंट्स थे 30। इन 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप नोट किया गया। ठीक है। यूज दिस टेबल टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप ऑफ AB। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ऑफ AB आर, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है? तो 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, बस टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है। तो मैं कहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 3। ठीक है। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी कितनी? 3 आउट ऑफ 30। तो कौन से इवेंट की बात हो रही है? ब्लड ग्रुप ऑफ AB इवेंट की बात हो रही है। तो ऐसा इवेंट 3 बार हुआ आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB था आउट ऑफ 30। एट रैंडम अगर मैं कोई बच्चा चूज करता हूं तो उसकी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी होने की संभावना 1/10, दैट इज 0.1। अगर डेसिमल में आंसर देना है तो 0.1, फ्रैक्शन में देना है तो 1/10। ये आपका जवाब है। डन। तो ये प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 या 1 इन दोनों के बराबर होगी या 0 और 1 के बिटवीन होगी। तो 0.1 आ रहा है। ठीक है, 0 एंड 1 के इन बिटवीन 0.1। तो ये था आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी यहां पे हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से आपने एनसीईआरटी का कंप्लीट सारी एक्सरसाइजेस को यहाँ पे कवर अप कर लिया है। लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज भी आपने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब सर इसके बाद क्या करें? और क्वेश्चन देखना है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, तो मैं कहूँगा ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डन। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वॉच कर सकते हैं जिनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को वॉच कर सकते हैं। सारा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन के साथ सारी बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको डिलीवर किया जाता है। अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीचर को यहीं से मोटिवेशन मिलता है।
डन। और आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस लाइव कब रहती है स्ट्रीमिंग, तो लाइव अगर आपको टीचर्स को मिलना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।